मैं इस पर बात करना चाहूँगा अपने एक नावलेट की। इसका नाम दिनों का फेर है और इस किताब का नाम भी है। इसमें वो नावलेट भी है और 13-14 अफसाने भी हैं। इसको आप या तो तवील अफसाना कह लीजिए, नावलेट जो भी। ये मुझे बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट। और इसको मेरा ख्याल में मैंने 2-3 सिटिंग में लिखा है। आई वॉज सो पैशनेट अबाउट दिस कि बिल्कुल ये नहीं देखा हमने कि 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, सुबह काम पे जाना है, और इसको करता रहा। और ये क्यों लिखा मैंने, इसका भी एक आप जिक्र सुन लीजिए हल्का सा कि मैं उसी ज़माने में बहुत सर्द रात थी, जाड़े थे दिसंबर वगैरह के, और राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, लखा में शाही साहब रहे तो अंदाज़ा होगा, बहुत ठंडक रहती है। तो उसी में हम कहीं बहुत इंटीरियर में सर्वे कर रहे थे। उसके बाद जीप से लौट रहे थे जयपुर में हमारा घर था, वापस लौट रहे थे। और मैं, आप समझ लीजिए कि मैं कोट भी पहने था, उसके ऊपर चेस्टर भी पहने था सर्दी से बचने के लिए। उसके बाद भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं जमा जा रहा हूँ। और उसी में हाथ में स्टेयरिंग पे बिल्कुल फ्रोजन टाइप के। कभी सड़क के किनारे मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि 3 बिल्कुल फटे हाल 3 आदमी, ख्याल में कोई छोटा वोटा तो बहुत बड़ी चीज़ है, फटी बनियान बनियान टाइप के फटे कमीज पैजामा या धोती, इस तरह की चीज़ें थी। वो तीनों बैठे थे और टायर वगैरह जलाए हुए थे और आग। वो कोई बात नहीं, इस तरह के आप नज़ारे दे सकते हैं। मुझे जो चीज़ अपील की उन लोगों की कि वो तीनों जो थे बड़ा रिलैक्स लग रहे थे मुझे, और हंस रहे हैं मुझे। मैं जीप स्लो कर दी जब उधर से गुजर रहा था, तो उनको देखता रहा मैं कि मेरा ये हाल है, इतना पहने हो, ये हो रहा है, ये सड़क पे है, रात के 1:30-2 बज रहे हैं, और इनका कोई ठिकाना है या नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हैं, और हंस रहे हैं। तो वहीं से मुझे ख्याल आया कि कुछ लिखें उनके बारे में। और क्योंकि ज़माने में मैं रहता था राजस्थानी में, अजमेर बहुत जाना होता था मुझे सर्वे के हिसाब से भी। तो वहाँ मैंने दरगाह देखी, दरगाह के आसपास बहुत ज़्यादा फकीर है। मुझे लगा कि हो सकता है ये उन लोगों में से भी हों। वो मुझे फकीर ही लग रहे थे, तो उनकी दास्तान मैंने लिख दी है, विजुलाइज किया कि क्या कैसे कर होंगे, कहाँ से आए होंगे, कैसे पहुँचे, ये तीनों कैसे मिलते, हाउ दे आर रिलेटेड। तो इसी का मैं दायरे की ये काइंड ऑफ नॉवेल, तो मैं थोड़े थोड़े इसके एक स्टेप्स आपको सुनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ी भी हो, और जो नहीं पढ़ी है उनके लिए खासतौर से, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ा भी है तो उनके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशर का हो जाएगा। शुरू के पहला पेज तो मैं सुना देता हूँ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, ताकि ये आपके अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं सुनाऊँगा। रात के 12 बज चुके थे, सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई थी, काफ़ी सर्द रात थी। सड़क पर सन्नाटे के अलावा या तो चौकीदार की लाठी की ठक-ठक सुनाई पड़ती थी, या थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक रात रिक्शा या टैक्सी गुजर जाती थी। ये भी वो लोग होते थे जो पास ही के बस स्टैंड में मुख्तलिफ औकात की बसों से वारिद होते थे। ऐसे में सड़क के एक तरफ फुटपाथ पर कुछ कागज़ की रद्दी और रबड़ के टुकड़े जल रहे थे, और उसका हल्का बनाए हुए थे 3 आदमी जो चिथड़ों में लपटे हुए थे। वो कभी कभी उस बुझी हुई आग में कुछ डाल दिया करते थे, जिससे आपको दोबारा जिंदगी मिल जाती थी। उनके चेहरों पे बला की आसूदगी थी। वो थे 3 फकीर, रामू, जुम्मा और लखन। रामू पुल के पास बने हनुमान मंदिर के बाहर बैठता था, जुम्मा मीना शाह के मज़ार के बाहर, और लखन मज़ारों, मंदिरों, गुरुद्वारों पर हर जगह भीख मांगता नजर आता था। ये एक तरह की जगह थोड़ा पानी की रामू बाराबंकी जिले के किसी गांव के किसान का बेटा था। उसका बाप दिन भर खेत में जुता रहता था, और फसल कटते ही जमींदार के आदमी गल्ले का एक बड़ा हिस्सा ले जाते थे।
उसके बाद बस इतना ही बच जाता था कि उसके छोटे भाई बहनों को कई कई दिन बातें करने पड़ते थे। एक दिन जब जमींदार के आदमी आए तो उस वक्त रामू, हालांकि वो छोटा सा लड़का था, लेकिन अक्सर फापों ने उसे समझदार बना दिया था। उसने अनाज के बंटवारे पे एहतजाज किया। उस दिन उसकी पीठ पर जमकर कोड़ों से बारिश हुई, जिसमें बाद में भी बड़ी देर तक खून टपकता रहा। वो उसी रोज़ भागकर शहर आ गया। उसकी पीठ खून से लहूलुहान थी। वो थक कर एक फुटपाथ पर बैठ गया। उस वक्त उसकी हालत फ़कीरों से भी बदतर थी। ये देखकर उसे बहुत सदमा हुआ जब सड़क के किनारे जाते हुए एक राहगीर ने उसकी तरफ एक पैसा उछाल दिया। फिर पता नहीं उसे कब नींद आ गई या वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके पास काफ़ी सिक्के पड़े हुए थे। उसने उसे जमा करके गिनना शुरू किया। वो पूरे 4 रुपये निकले। इतने रुपए तो उसने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। उसे एक मुनासिब धंधा मिल गया। लोगों की हमदर्दी ने एक किसान के बेटे को भिखारी बना दिया। जुमा अपने दादा के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो सिर्फ अपने बाप भीका को जानता था, जो अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पे भीख मांगता था। और उसने जुमा को भी उस मज़ार के दूसरे कोने पर भीख मांगने के लिए बिठा दिया था। शाम तक उसे जितने पैसे मिलते थे उसका बाप उससे ले लेता था। खुद तो हर रोज़ कौरमा खाता था और उसे रूखी सूखी खाने को देता था। जुमा सोचता था ये कितना जालिम बाप है। लेकिन एक दिन उसका अक़दा खुल ही गया। अशरफी चाचा यानी उसके बाप के एक दोस्त फ़कीर ने उसे बता ही दिया, ये तुम्हारा बाप नहीं है, बल्कि तुम्हें एक घर के बाहर से उठाकर लाया है और तुम्हारा नाम जमील है। उसके बाद जुमा ने अपने नकली बाप को छोड़ने का फैसला कर लिया। फ़न फ़कीरी में तो वो माहिर हो ही गया था। दूसरे दिन उसने वो शहर छोड़ दिया। अब लखन के बारे में सुनिए। लखन के नाम का लोगों को इसलिए पता चला कि उसके हाथ पे लखन सिंह गुदा हुआ था। वह अमृतसर जाने वाली बस पर लोगों को अकेला मिला था। उस वक्त उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल की रही होगी। लगता था कि उसके माँ बाप के बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जब भी वो उसे बस से उतारना भूल गए। 5 साल का लखन साफ लग रहा था कि किसी सिख खानदान का फर्द है। फिर उसके माँ बाप का कहीं पता नहीं चला। किसने उसे चिल्ड्रन होम में दाखिल कराया उसे पता नहीं। वहाँ बच्चों के साथ बहुत वहशियाना सलूक होता था। लेकिन वहाँ चंद साल से ज़्यादा नहीं रहा, वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और भूख तो बच्चों की भी लगती है। उसके बाद वो सरदार लखन के बजाय लखन भिखारी बन गया। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा मैं अब इसमें इन्हीं का कैरेक्टर दिखाया है। वो मज़ार के पास जा रहे हैं और वो उधर जा रहे हैं और फिर जहाँ भी रहते थे शाम को आके एक जगह बैठ जाते थे। उसके बाद ताड़ी खाने जाते थे। सारा पैसा उसी में। और कहीं वो सोते भी थे किसी भट्टी रात में जब बंद करते होटल वाले, तो तब भी थोड़ी देर गर्म रहती है, वहाँ जाके लेट जाते थे। उसके लिए भी पुलिस वालों से इनका इंटरेक्शन होता था और पैसे देने पड़ते थे। ये मुझे खुद इतनी अच्छी लगती है और बहुत कि मेरा जी चाहता है कि मैं आपको थोड़ी सुना दूँ। फिर क्या हुआ साहब कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, इतना छोड़ दिया मैंने कि वो तीनों फ़कीर थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने ये खबर सुनी कि सरकार फ़कीरों को पकड़ रही है और उनसे काम लिया जाएगा। तो बड़े घबरा गए तीनों उसके लिए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पकड़ ही गए वो। तो एक इसमें एक सरदार साहब हैं, सरदार रणजीत सिंह का कैरेक्टर दिखाया है कि वो उनके सामने एक मिशन था कि वो किसी तरह से इस फ़कीरी का खात्मा करें। और ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई कानून बना दिया, गिरफ्तार कर दिया कि नहीं तुम भीख नहीं मांग सकते। उन्होंने उसके लिए हल ढूंढा ये है कि उनको पकड़िए, उनको कोई काम सिखाइए और उनको एम्प्लॉय कीजिए, चाहे मजदूर चाहे कोई कारखाने में। ये पूरा प्रोजेक्ट था, उसके पीछे लग गए थे। तो ये सभी बेचारे पकड़ गए और उसमें भागे भी, एक दिन पे पकड़ के आए। फिर इस तरह का वाक़या थे। तो उसी में एक जगह ये तीनों वो कर रहे हैं मजदूरी टाइप का। अब वो मतलब स्टेटस बढ़ गया उनका, वो फकीर से मजदूर हो गए। तो जहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं और भी बहुत सारे मजदूर हैं उसमें, औरतें भी हैं, मर्दे भी हैं, ट्राइबल लोग हैं, उड़ीसा से कोई आया है, कोई इस तरह के हैं। तो
सुना ही देता हूँ थोड़ा सा हो जाएगा। रामू गारा बनाने में लगा था, जुमा मिस्त्री के साथ लगा था, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह की साइट थी, वहाँ रहते थे। उसका काम ईंटें उठा के मिस्त्री को देना था, और लखन तसले में ईंटें भर भर के वहाँ ले जाकर डाला था जहाँ औरतें गिट्टियाँ तोड़ रही थी। अब की जब उसने तसले से ईंटें गिराई तो फूलमती ने उससे कहा, ये क्या खाली खासी तसला लाता है, अच्छी तरह भर के क्यों नहीं लाता। फूलमती हरिया मजदूर की लड़की थी और गिट्टियाँ तोड़ने में बहुत माहिर थी। जितनी देर में लखन दूसरा तसला लाता था वो पहले तसले की ईंटों की गिट्टियाँ तोड़ चुकी होती थी। अरे कहाँ से भर कर लाऊँ, इतने ही वजन से गर्दन का सत्यानाश हो गया। लखन अपनी गर्दन पर हाथ करने लगा। अरे इतने ही में गर्दन दुखने लगी और दूसरों को देख कितना भर के तसला ला रहे हैं। अरे ये सब पुराने मजदूर हैं। अच्छा तो तू मजदूर नहीं है तो पहले क्या काम करता था। भव भी फिर संभला, मेरा मतलब भीकम चंद के यहाँ काम करता था। जाहिर उसको इतनी बताना था उससे और मजदूरों के साथ मिलकर। हाँ तभी तू बड़ा नाजुक है, वो हंसने लगी थी। लखन भी खींची करने लगा था। आज जब लखन सोने लेटा तो फूलमती के बारे में सोच रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उससे इतनी बात की थी, वरना जब भिखारी था तो कोई लड़की बात करे ये तो बहुत दूर की बात। किसी ने उसकी तरफ सर उठाकर देखा भी नहीं था। भला भिखारियों को कौन देखता है। लखन को अब अपनी पोजीशन का और रुतबे का एहसास हुआ। वो अब भिखारी नहीं बल्कि मजदूर बन गया था। अब इसमें यही है, इनसे लगे इसकी फूलमती के बाप से बड़ी लड़ाई होती थी। लखन की शुरू में दिखाया है, कभी पढ़ेगा वो। अब फिर क्या हुआ कि इन दोनों के दोस्त यानी कि रामू और जुमा हरिया के टीम के शेड में पहुंच गए। लखन का रिश्ता हरिया ने बहुत हरिया फूलमती को खुशी से मंजूर कर लिया। और वहीं उन दोनों के सामने उसने फूलमती से पूछा, बोल लखन से ब्याह करेगी। और वही मुंहफट फूलमती शर्मा कर 50 वर्ष आ गई। वैसे हरिया ने ये भी बताया दिया था कि इससे पहले भी फूलमती की शादी हो चुकी थी। उसका आदमी नशा करके उसे बहुत पीटता था और एक दिन ऐसी नशे की हालत में वो ट्रक के नीचे आ गया। थोड़ा सा ये वहाँ उनकी शादी हो जाती है वारा सारा। फिर ये है थोड़ा सा देखिए, इस तबके में आमतौर से लड़कियों की शादी में कोई परेशानी नहीं होती। फूलमती तो अच्छे तीखे नफूस की थी। पिछड़े तबके में कितनी ही बदशक्ल लड़की हो उसकी शादी हो जाती है। अगर फट से तलाक हो जाए तो झट से दूसरी शादी भी हो जाती है। और ये लड़कियां अपने ससुराल में बहुत अकड़ कर रहती हैं। अगर शौहर बदमाश हो व मारता भी हो तो लड़ाई के दरमियान अगर वो हाथ घूसे औलाद चलाएगा तो ये भी उसके सर पर 2-3 चप्पलें चटका देंगी। क्या तजुर्बा है। फूलमती की शादी भी ऐसी शादी थी। ना उसकी पहली शादी में हरिया को बर ढूंढने में कोई दिक्कत हुई और ना ही दूसरी शादी में। दूसरी तरफ लखन थे जब फकीर थे तो शायद शादी के नाम से भी नावाकिफ थे। उस वक्त उनके सारे जज्बात और एहसास एक पैसे का सवाल की ज़्यादा में बह गए थे। लेकिन वो आज एक अदद बीवी के मालिक थे जो दिन भर उनके साथ मजदूरी में बराबर की शरीक थी, लेकिन रात में उनके हाथ पाँव की दवाएँ करती थी, उनके हुक्म से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। थोड़ा सा और सुनिए। अब इन लोगों का वहाँ प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, लोग सब डिस्पर्स हो गए, अलग हो गए। और इसमें यह है कि जो लखन थे वो जहाँ काम कर रहे थे वो उनको कुछ तोहफे तहार दे रहे थे सरदार जसवंत सिंह। तो उसका नाम जब जुड़ा हुआ देखा तो उनको कुछ क्लिक किया और उनको पता चला, उनको वाक़या याद आ गया उनके दोस्त का कि वो लखन सिंह जो था उसका बच्चा गायब हो गया था। तो उससे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, पता चला वो आए, पता चला वो वही थे। और वो पंजाब में बहुत बड़े बिजनेसमैन और बच्चे कोई IPS कोई क्या वो दुनिया भर के। तो लखन सिंह की तो काई पलट गई, तो चले गए वहाँ। अब उनको पता नहीं था जब ले जा रहे थे कि इसकी शादी हो गई है, फूलमती भी हैं, तो फूलमती को देख के अब उस पर प्लान भी करने लगे थे इसकी शादी भी करेंगे जोरदार। तो बहरहाल उसको भी ले गए। फिर उनकी ये वो हो गई। तो ये देख कर, क्योंकि उसको मालूम था रामू को, वो अपना घर जानता था तो भाग के आया था, उसको भी वो हो गया, वो भी छोड़ के चला गया। अब ये रह गई जुमा अकेले। तो पूरी नावल उसी पे बेस है कि अब उनको भी फिक्र हुई कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है। ये इसी का है, रूट्स की तलाश, उसकी तलाश, ये स्ट्रगल है पूरी नावल में। तो मुख्तलिफ जगह काम कर रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं फिर वही हार्डशिप,
कभी कभी सोचता था कि वो फिर चला जाए फकीरी में वापस। तो इसका वही उसमें एक्सप्रेशन है। तो इसमें थोड़ा सुनिए। नहर की खुदाई का काम आज मुकम्मल हो गया था और जुमे को अब कहीं और काम ढूंढना था। वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा था, तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर सूटेड बूटेड टाई लगाए कोई साहब खड़े हैं। उनकी पर्सनालिटी और कपड़ों से मरूर होकर जुमा के हाथ सलाम के लिए उठ गए, लेकिन वही सूटेड बूटेड आदमी उससे लपट गया। अरे लखन! हाँ बे लखन। और लखन ने उसे दोबारा लपटा लिया था। लखन का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। जिंदगी भर उसके साथ गुजारने वाला जुमा भी उसे फौरन पहचान नहीं पाया। वो उसके चेहरे की तरफ ही देख ही नहीं पाया। वो तो उसके शानदार कपड़ों के जाल में गुम हो गया था। वैसे उसका चेहरा भी बिल्कुल बदल गया था। उसकी झाड़ झंकार दाढ़ी और बेतरतीब बाल की जगह क्लीन शेव और शानदार कटे हुए बाल में लखन एक बिल्कुल दूसरा इंसान नजर आ रहा था। अबे तू कैसा है? लखन ने उससे पूछा। उन दोनों में हमेशा अबे तबे से ही बात होती थी, लेकिन इस बार अबे का जवाब अबे से देने वाला जुमा लखन से बात करने में लड़खाने लगा। ठीक हूँ, उसने मुश्किल से वो मुश्किल नहीं, उसके मुंह से वह मुश्किल नहीं निकल सका। फिर साहब वो उनको ले जाता है अपने यहाँ और चाहता है कि वो अब कारखाने, उन्होंने भी इस तरह कारखाने के प्रोजेक्ट लिए हैं, फकीरों को ला के बल्ब जलाते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उसमें सारा जिक्र है उसमें। अब ये चाह रहे थे कि जुमा भी लग जाए उनके साथ, उसके साथ, लेकिन जुमा नहीं राजी हुआ। उसने कहा कि हम एक जहाँ कहीं सेटल हो गए तो हम कैसे ढूंढेंगे अपने माँ बाप को, हमको भटकने दो इधर उधर, जैसे भी जो भी उसको लिंक मिल रहा है फकीरों से इधर उधर, उसमें वही सारा डिस्क्रिप्शन है। तो उस बीच में उसके वो पैसे भी नहीं हो जाते हैं, तो एक कोई किसी एक फैमिली में वो चौकीदार हो जाता है, शफीक साहब नाम उनका, वहाँ पे। तो वहाँ भी उसकी बड़ी बेइज्जती होती, मारपीट भी उसके साथ होती है। तो वही थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। जुमा को ये ख़ानदान कुछ समझ में नहीं आया। बेगम साहबा के पास कुछ नहीं, बहुत ही मॉडर्न लोग दिखाए हैं उसमें, और उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि आप देखने में देखते हैं हर चीज़ जो कहते हैं ना, गोल्ड देखने में तो बहुत ज़बरदस्त है, हवेली है, ये है, लेकिन क्या जुमे को ये ख़ानदान कुछ समझ में नहीं आया। बेगम साहबा के पास क्या नहीं, फिर भी वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? माँ बेटी में झाड़पियाँ होती थी। जुमा सोचता था कि क्या उसकी सारी ज़िंदगी इस घर की चाकरी करते गुजर जाएगी, जहाँ उसकी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। अब वो अपने माँ बाप घर वालों से नहीं मिल सकेगा। ये ख्याल उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता था कि उससे अच्छा वो फ़कीर ही रहता है, इससे अच्छा वो फ़कीर ही रहता। जब वो फ़कीर था तो कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता था, लेकिन तभी वो कभी ज़हनी तौर से परेशान नहीं रहा, और ना ही कभी वो माँ बाप को याद करके तड़पा। उस वक्त उसकी सारी सोच एक रोटी के दायरे में सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब जब उसे रोटी की तरफ से इत्मीनान था तो 50 ख्याल से परेशान हो लगा था। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। चलिए एक और सुना देता हूँ थोड़ा सा। मेरा मकसद यही है कि हो सकता है कि इतना सुन के आप लोगों को इंटरेस्ट जागा हो, जिसने किताब नहीं पढ़ी है उसको पढ़ ले। बाकी क्या हुआ उसको, जुमा को माँ बाप मिले या नहीं मिले, दिस इज मिस्ट्री, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आप किताब में ढूंढिएगा। लेकिन हम ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उसके बाद ये दोनों वहाँ जाते हैं, फिर रामू और जुम्मा लखन सिंह यहाँ जाते हैं, दोबारा बुलाता है उनको, उनका घर मालूम है, तो वो जाते हैं, रामू को लेते हैं इसके गांव से, उसके गांव का डिस्क्रिप्शन है, उनकी भी कैसी लाइफ बदल गई। ओके, जब वो जाते हैं तो उस वक्त वो था नहीं लखन, और फूलमती थी। रामू अपने साथ, फूलमती उन दोनों को देख कर बहुत खुश हुई, और रामू जुमा को भी ऐसा एहसास हुआ कि वो जैसे लखन से नहीं बल्कि अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आए हुए हैं। रामू अपने साथ घर के बने हुए असली घी का एक बड़ा डिब्बा लाया था। उस ज़माने में असली घी के बड़ा वो था, तो सारी बात करते हैं वो, बड़ी सिग्निफिकेंस थी असली घी। तो रामू अपने साथ घर के बने हुए घी का एक बड़ा डिब्बा लाया था, वो उसने फूलमती को दिया। और जुमा, जिसने फूलमती के लिए पूरे 200 रुपये की सूती साड़ी खरीदी थी, सोच रहा